ऑन है। ओ नमस्कार। इतना गूंज क्यों रहा है? अच्छा इसलिए। ओके। उसमें आवाज़ ठीक है। ओ नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं समाजशास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में आप लोगों के बीच रूबरू हूँ। आप सबको पता होगा कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है बिहार में सीडीपीओ की, और इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी है और ऑफिसर बनने का एक बड़ा सुनहरा मौका है आप सबके पास। तो आप दोनों वहाँ बैठ जाएंगे तो मैं कैमरे को भी फेस कर पाऊंगा ना, ठीक है ना? तो इससे आपकी से भी आई कांटेक्ट बनी रहेगी। हाँ मतलब एक कैमरे की इधर बैठिए। हाँ दैट्स बेटर। हाँ आप इस पे आ जाइए मैडम। हाँ या थैंक यू। तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है आप सबके पास ऑफिसर बनने का। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि केवल उसमें चार ही ऑप्शन हैं, एलएसडब्ल्यू है, सोशियोलॉजी है, गृह विज्ञान है और मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। और पेपर ऑब्वियसली बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो पूरे बीपीएससी में ही बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप इसको बांटेंगे तो आप कह सकते हैं कि अपर सबऑर्डिनेट है, जिसमें आदमी एसडीओ बन रहा है, डीएसपी बन रहा है, बीडीओ बन रहा है। और सीडीपीओ को आप लोअर सबऑर्डिनेट कह सकते हैं, बीपीएससी का अधीनस्थ परीक्षा। तो ऑब्वियसली उसका जो क्वेश्चन पेपर होगा और थोड़ा सा सरल होगा। तो मतलब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अब इससे ऑफिसर बनने का इससे सस्ता मंदा और टिकाऊ उपाय आपके पास कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ अगर आसान है तो वो सबके लिए आसान है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए आसान है दूसरे के लिए आसान नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो जो हमारी हम मार्गदर्शन मार्गदर्शन का वैल्यू क्या होता है कि आपको कोई आदमी बेतिया में या कोई मोतिहारी में, वो तो आप लोग की किस्मत अच्छी है। मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं कैमरे से बाहर हो गया हूँ क्या? अच्छा। नहीं नहीं ठीक है। तो बेसिकली ये पोस्ट कोविड एक ऐसी दुनिया उभरी है जिसमें आप कितने लकी हैं कि पहले क्या होता है, दिल्ली आना पड़ता था। और दिल्ली आने का कॉस्ट जो है, यूपीएससी या पीसीएस की जो तैयारी करना था, वो अपर मिडिल क्लास के बस की बात थी, क्योंकि मिनिमम भी दिल्ली में रहने का खर्च, मिनिमम भी आप थोड़े मॉडरेट जगह पे भी रहें तो 15,000 रुपये से कम का नहीं है। लेकिन कोविड ने जीवन को बेशक बहुत सारी उलझनें दी, बहुत सारी मुसीबतें दी, लेकिन रास्ता भी दिखाया। आपदा से ही अवसर निकलते हैं। तो आज हम लोग को भी बड़ी खुशी होती है, स्पेशली बिहार के होने के नाते, कि आज हम लोग को हमेशा ऐसा लगता था कि यार हम लोग दिल्ली में इतने, पूरे भारत में इतने लोगों को आईएएस पीसीएस बनवाते हैं और हम बिहार के बच्चों को अपनी सेवाएं नहीं दे पाते, क्योंकि जो गरीबी है वो आपको पता होगा कि 40% से ज़्यादा लोग बीपीएल हैं। और उससे भी ज़्यादा लोग, मतलब बीपीएल तो हुआ कि जो खाए बिना मर रहा है, जिसको बोला जाता है ये स्टारवेशन लाइन है, भूखमरी लाइन। लेकिन इसका मतलब तो थोड़ी है कि जो भूखमरी लाइन पार कर गया वो अमीर हो गया। 15,000 रुपया एक बच्चे पे खर्च करने का मतलब है कि मिनिमम उस परिवार की इनकम 50,000 रुपये होगी, तभी वो एक बच्चे को दे पाएगा 15,000। और 50,000 रुपया प्लस कमाने वाले बिहार की टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग होंगे? हार्डली 25-30% लोग होंगे। तो 25-30% लोग जो अमीर हैं वही फर्दर उन्हीं के लड़के आईएएस और पीसीएस ही बनते थे। तो ऑनलाइन हैज़ मेड दैट लाइफ इजी, कि आज की तारीख में आप घर बैठे, और बिल्कुल सबसे अच्छी बात है कि मैं जब ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ी संख्या मिली बच्चों की जो कहते हैं कि ऑनलाइन इज़ बेटर दैन ऑफलाइन। उनका कहना है कि जब हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करते हैं तो हमारे कई बार क्लास छूट जाते हैं, तबीयत खराब होती है किसी वजह। अब हम परेशान होते हैं, किससे नोट्स लें, किसी की नोट्स समझ में आती है नहीं समझ में आती है। अब हम कई बार उस वीडियो को देख पाते हैं, और 4-5 बार तो वो जड़मत भी सुजान हो जाता है वाला मामला है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एक ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, सारा गेम ना आत्मविश्वास का है। अपने ऊपर विश्वास करना इज आत्मविश्वास। यही होता है ना? यही होता है ना? ये बोर्ड थोड़ा डिफरेंट है क्या? ये बोर्ड कैसे आएगा? नोट नोट पे ना? आ गया? आ गया। नहीं नहीं कुछ नहीं, वाइट कर दो उसको। हाँ वाइट कर दीजिए। ठीक है बस हो गया। ठीक है।
तो सबसे बड़ी बात है हम सबके जीवन में ये कि आप अपने ऊपर विश्वास करिए। जब आप अपने ऊपर विश्वास कर लेंगे ना, तो आपको हम पर, आपकी किताबों पर, आपके नोट्स पर, आपको बीपीएससी आयोग पर, सरकार पर अपने आप विश्वास आ जाएगा। और जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहेगा ना, तो आपको सब पर डाउट होगा। तो एक छोटी सी बात खत्म करके फिर मैं सिलेबस को एनालाइज कर देता हूँ। आपने जरूर आजकल देखे होंगे, जब ये कोविड का टाइम आया ना, तो उस समय एक बहुत चला, लोगों ने रामायण महाभारत देखा। तो बचपन में भी शायद देखा होगा, सुना होगा। लेकिन दो पात्र अगर आप अपने जीवन में देखेंगे, तो एक पात्र का नाम है राम, देखा होगा आपने, राम है। और एक पात्र है अर्जुन। दोनों दो अलग अलग कालखंडों के लोग हैं, है ना। इन दोनों में कोई अंतर है? बताइए, कोई अंतर? ये भी वीर है, पराक्रमी है, विजेता है ना। ये भी विजेता है और ये भी सबसे दिव्य वीर है, विजेता है, कहीं से कोई। लेकिन ये आराध्य है और इसको तो कोई नहीं पूजा करता। सुने अर्जुन मंदिर, नहीं सुना है? तो ये भी उतना ही पराक्रमी है, विजेता है, अपने कालखंड का एक जबरदस्त योद्धा है। इसके सामने कोई टिक नहीं रहा है और इसके सामने भी नहीं टिक रहा है। लेकिन इनकी मार, मंदिर बन रहे हैं, चंदे हो रहे हैं और इनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? और आपको, आप लोग मास्क क्यों पहने हुए? यहाँ तो जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ, नहीं ठीक है, हाँ। नहीं तो इन्होंने किसका पॉकेट मारा था? इन्होंने तो किसी का पॉकेट में नहीं मारा। इन्होंने किसी का पॉकेट मारा था? तो इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था कि लग रहा है आदर्श नहीं किया? बताइए। एक ही अंतर है, ये आदमी बहुत बड़ा वीर है, लेकिन देखिएगा इसको हमेशा अपने ऊपर डाउट है। महाभारत में लड़ाई हो रही है, आमने सामने सेना खड़ी है, डाउट हो रहा है, नहीं ये तो मेरे मामा है, मेरे मौसा है, मेरे जीजा है, मेरे फूफा है, कैसे मारूं? फिर इसको कोई समझाता, नहीं नहीं ऐसे कर। ही नीड अ पर्सन टू मेक हिम फाइटिंग। ये अपनी क्षमताओं पर देखिए हमेशा डाउट कर रहा है। और इस आदमी की परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, पत्नी को कोई लेके चला गया है, जंगल में धक्के खा रहा है, पूरी, अगर आपने रामायण सीरियल देखी होगी, इस इंसान को कभी भी इसकी दिमाग में डाउट नहीं देखा होगा आपने। अर्जुन डाउट, सॉरी, लक्ष्मण डाउट में रहेगा। अब पूरी रामायण आप लोगों ने देखी होगी इस लॉकडाउन में, कभी देखा है कि इस आदमी में अब कहीं भी डाउट है अपने ऊपर? डाउटलेस माइंड बोलते हैं इसको, डाउटलेस माइंड। और इसमें सब कुछ वही है, डाउट है, हर चीज में डाउट है। ही नीड अ पर्सन टू कीप ऑन काउंसलिंग हिम, एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड राम एंड ही इज अर्जुन। सो सबसे पहले आप जब अपने ऊपर यकीन करने लगेंगे ना, तब लगेगा कि अरे इतना सर ने पढ़ा दिया ना, मैं आराम से कर जाऊंगी। और नहीं तो कहीं इससे बाहर आ गया तो, अच्छा कहीं मान लो एग्जाम में गए, मेरा तबीयत खराब हो गया तो, कहीं टेम्पू नहीं मिला तो ये तो करेगा। एग्जाम से पहले ही आप एग्जाम से आउट हो जाएंगे। तो एग्जाम का पहला चीज है कि मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप खुद पे करेंगे तो मेरे पे हो जाएगा। तो एक चीज सबसे पहले दिमाग में बिठाइएगा, नंबर 1। और जो चीज दिमाग को समझाइएगा ना, जैसी होगी दृष्टि और वैसी होगी सृष्टि। तो सबसे पहले अपने दिमाग को यह समझाना है कि बस इसी से ऑफिसर बन जाना है, नंबर 1। और जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, जीएस में पढ़ाया जाएगा, यही आना है, बस इसमें मास्टरी कर लेना है। मैं जिस बिहार के जिस एरिया से हूँ, वहाँ भोजपुरी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सब फुल स्टॉप कॉमा रट जाए के बाद, इसमें से अगर कुछ पूछ दिया तो फिर तो मैं रगड़ डालूंगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि इससे बाहर कुछ आना नहीं है। लेकिन ये नहीं कि अच्छा इतना पढ़ाए हैं, लेकिन वो एक सीनियर थे, वो कहते थे वो वाला किताब भी पढ़ लो, तो वो जो बीपीएससी के सामने किताब का दुकान है वहाँ वाला नोट्स, यहाँ गए तो फिर 4 साल बाद वैकेंसी आएगा और फिर एग्जाम दे रहे होगे और मैं ही क्लास ले रहा हूँगा। तो याद रखना, नजर हटी तो रखना। जो पहले, सबसे पहले यकीन कीजिए खुद पर। जब एक बार यकीन हो जाएगा ना, यार इतने ऑप्शंस होते हैं। मैं क्वेश्चन देख रहा था, देखिए मैं एक क्वेश्चन देख रहा था अभी, इसी का मैं क्वेश्चन देख रहा था।
मैं देख रहा हूँ कि मैं सच्चाई ये है ना कि मैं तो अभी आर कुमार सर से बात भी करूंगा कि इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है। थिंकर्स पढ़ा देता हूँ, स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा देता हूँ, कास्ट सिस्टम पढ़ा देता हूँ, सोशल मूविंग्स पढ़ा देता हूँ, सोशल चेंज, रिलीजन, इतना पढ़ा देंगे ना एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं लिख लीजिए, आपको ऑप्शन में आराम से एलिमिनेशन का मौका मिल जाएगा। सच्चाई यही है कि अगर डिक्टेशन ना करना पड़े, एक होता है ना आप लोग लिखते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाते हो, तो 1 महीना पढ़ा देंगे, आप जितने क्वेश्चन बनाने हैं उससे भी ऑप्शन में 2 क्वेश्चन आपका बचा रह जाएगा। बट हम देखते हैं कि आप डाउट, मतलब डाउटफुल माइंड है। आपको 7वीं क्लास में 80% नहीं आया तो 7वीं क्लास में आपकी उम्र और दिमाग का साइज इतना बड़ा था ना भाई। अब तुम बड़े हो गए तो लेकिन दिमाग अभी 7वीं में मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो जब 7वीं में ऐसा हुआ था, जब तुम छोटे थे तुमसे 2 किलो का झोला नहीं उठा था, और अब भी तुम्हारे दिमाग में है कि एक बार 2 किलो का झूला, अब तो तुम 40 किलो उठा सकते हो। सो हैव दैट फेथ इन योर माइंड, और एक बार आएगा आपको मेरी हर बात समझ में आएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ये पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, होना तो है ही हमारा। पढ़ा देंगे तो थोड़ा और आसानी से हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई वही है कि मुर्गा नहीं जिस गांव में है वहां सुबह नहीं हो रहा है। मेरे से थोड़ी इजी हो जाएगी, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि नहीं भी पढ़ाएंगे तो मेरा हो ही जाएगा। 4 किताबें तो पढ़ना है, पढ़ जाएंगे। ये पढ़ाएंगे तो वो 4 किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन होना तब भी है। लड़की वाले लड़के वालों, लड़के वाले लड़की वालों को देखने नहीं आते हैं। कोई लड़का कहता है नहीं हमें तो 8 फुट की लड़की चाहिए थी, तो क्या उस लड़की की शादी नहीं हो रही है? उस लड़के से नहीं हो रही है, ऐसा थोड़ी कि उससे नहीं हो रही तो किसी हो ही नहीं रही है। एंड वाइसे वर्सा, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या रे यार उस लड़के को ना उस लड़की ने मना कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या वो लड़का कोई तपस्या कर रहा है? वो भी तो कहीं ना कहीं, और कई तो ज्यादा खुश दिखते, अच्छा वो उससे नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि नेवर लेट दिस नेगेटिविटी कम इन योर माइंड एवर, कि मेरा नहीं होगा। नंबर 1, ये पहले दिमाग में एकदम एकदम सीमेंट करके उस पर पानी मार दीजिए कि जम जाए, समझे। और दूसरा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसी से मेरा काम हो जाएगा। ये 2 चीज दिमाग को समझा दीजिएगा तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तीसरा है लिस्ट में नाम, ठीक है ना। 100-150 वैकेंसी है, 18 तो केवल महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, डिफरेंट डिफरेंट। अब और उसके बाद हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपका नहीं होना आपकी बेइज्जती नहीं है, वो हमारी ही बेइज्जती है कि ये बताओ आईएएस बनाते हैं, सीडीपीओ तो हमारा निकलवा नहीं पाए। आप में से बहुत सारे लोग, मैं एक स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में क्या होता है ना, हम लोग की जो बिहार में ना इंग्लिश कमज़ोर होती है। तो मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था लालजी गुप्ता। तो हम लोग सब उसको लालची कुत्ता कहते थे। तो हम लोग उसको लालची कुत्ता कहते, तो लड़ाई होती थी। तो उसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। तो एक बार क्या हुआ कि जो उसके पापा थे ना, उसकी मिठाई की दुकान थी, तो उसके पिताजी ने, जो हमारे स्कूल में इंग्लिश के टीचर थे शुक्ला सर, उसी से ट्यूशन लगा दी उसकी कि पास करा देंगे। तब भी गुप्ता मतलब कुत्ता फेल हो गया। तो फेल हो गया ना, तो ऐसा शुक्ला सर बैठे हुए थे कुर्सी पे, उसका बाप कुत्ता का, और वो आया और ऐसे बैठे हुए थे, शुक्ला सर ऐसे आके खड़ा हो गया और हम लोग भी खड़े हो गए। बोला, मतलब भोजपुरी में, कि बोला कि क्या मास्टर साहब आपने क्या पढ़ाया मेरे लड़के को, मैंने आपको इतना इतना फीस दिया और आपने क्या पढ़ाया बताइए, लड़का फेल हो गया, हम रुआ के इतना फीस देनी, इतना फीस देनी। अब मास्टर क्या बोले, भाई लड़का फेल हो गया था। गुप्ता को एकदम से जोश आ गया, कह रहा पापा हम तो फर्स्ट आ जाती, हमारा मास्टरवे लेने मिल गई। स्टूडेंट भी मास्टर को डांट रहा है। तो आप लोग ये कह सकते हैं अपने पापा से, अगर गलती से नहीं हुआ तो, कि पापा हम तो फर्स्ट आ जाते, धर्मेंद्र सर लड़ रहा नहीं से ना बैला मार। तो इसलिए एकदम दिमाग में मत रखिए, ये पूरा गेम कॉन्फिडेंस का है। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, उससे एक भी चीज बाहर नहीं। मैं क्वेश्चन पेपर देख के हैरान हूँ कि मतलब इतनी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना ये क्वेश्चन पेपर ऐसा दे रहा है ना कि प्लीज तू बनी जा इस बार। लेकिन आप अगर कसम खा लेंगे कि ना ना अभी हमरा और पढ़े के बाद, अभी कमाए के नहीं खे, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जरा आप लोग सिलेबस को देखिए, अगर आपके सामने सिलेबस हो तो। आप सबके पास सिलेबस जरूर होगा, है? लाए नहीं है? कोई बात नहीं, घर में है ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं।
तो देखिए, अरे इसमें वाला सिलेबस नहीं है, एक सेकेंड जरा मुझे सिलेबस चाहिए मांग के लिए, बीपीएससी का सिलेबस लेके आइए। कल ही मेरे पास आया था, ठीक, यही करना चाहिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर चाहिए। मतलब मैं क्वेश्चन देख के इतना हैरान हूं। नहीं, क्वेश्चन कितना सीधा पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, सुशाल जी का ऐसे ही क्वेश्चन आता है। मतलब मैं हैरान हूं कि मतलब जो क्वेश्चन बनाया है, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन देख के लग रहा है कि इसमें सब्जेक्ट की जरूरत क्या है। सब्जेक्ट का नेचर देखिए ना, मतलब तो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आश्चर्य है। मुझे लग रहा है कोई भी इंसान अगर 1 महीना पढ़ ले, 1 महीना ज्यादा का सिलेबस नहीं है, मतलब इंक्लूडिंग आपकी तैयारी। अरे क्या करना है, वीडियो को 4 बार देख लेना है, 4 बार तो आप फ्रेंच और जर्मन गाना सुनिएगा तो याद हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है। मैं जरा सिलेबस देख लो ना। आप फोकस एरिया जो है ना इसमें देखिए, अगर सेक्शन ए देखेंगे आप, समझे, मतलब मैं हैरान हूं कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। मैं 4-5 साल का क्वेश्चन देख रहा था कि लगे कि यार ये क्वेश्चन बच्चों को तंग करेगा, मतलब एक भी ऐसा मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा। मैं पिछले 5 साल का क्वेश्चन भी बैठे बैठे देख रहा था, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको सिलेबस की समझ, देखिए जिस मैदान पे आप खेल रहे हैं ना, जिस भी मैदान पे आप खेल रहे हैं, पहले उस मैदान की समझ होनी बहुत ज़रूरी है कि किधर का पिच छोटा है, किधर का बड़ा है। क्रिकेट खेलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इधर का ग्राउंड छोटा है तो इधर ज़्यादा मारेगा, इधर बड़ा है तो इधर उठा के ऊंचा नहीं मारना है। तो जब तक आपकी सिलेबस की बहुत अच्छी समझ नहीं बनती है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है। मैं अभी बता रहा हूँ ना, एक बार सिलेबस, हाँ वही दे दीजिए सिलेबस। हाँ, प्रिंट आउट दे दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया, तो फिर ये लोग देख लेंगे ना उसको। आपको ये पता होना चाहिए, यूपीएससी छोड़ के कोई भी पीसीएस आप देते हैं, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, कि ये 5 चैप्टर और ये 5 चैप्टर पढ़ना है और उसी पे मास्टरी करते रहनी है जब तक एग्जाम नहीं आता। ये जब समझ में आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आना है और उसी चैप्टर से आना है, उसमें से जो आएगा मुझे बना देना है। उसमें से जो क्वेश्चन आता है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, चाहे वो बीपीएससी में आया हो, चाहे यूपीपीसीएस में आया हो, चाहे झारखंड में आया हो। आईएएस में नहीं, क्योंकि आईएएस कभी इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। तो 3-4 जो पीसीएस है ना, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं आपको। और हम लोग देख लेंगे, इसमें ये हटा दो, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो, हो गया, एक मॉडल आंसर बन जाता है। मॉडल आंसर के अनुसार आप अपनी तैयारी करते रहते हैं, इतनी सी तो बात होती है हमारी। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होता हमारे, समझे। लेकिन होता क्या है, अगर ये नहीं पता है ना, तो फिर तो आप पागल हो जाएंगे, फिर तो आपको जो सिलेबस है वो समंदर लगेगा। आप सोचिए कि हम लोग पूरे यूपीएससी के सिलेबस को अगर हम लोग 100 दिन में पढ़ा देते हैं, 250 घंटे में पढ़ा देते हैं, तो ये तो पीसीएस है। अगर हमें भी ना समझ हो तो फिर तो हम एक, आप यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखिए, यूनिवर्सिटी का सिलेबस ग्रेजुएशन का 3 साल का है और फिर 2 साल का एमए का है। अगर पूरे यूपीएससी में मैं सुशाल जी का सिलेबस देखता हूँ यूपीएससी की, तो 5 साल का सिलेबस है वो, जो पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, ग्रेजुएशन का और पीजी का मिला के है। हम उसको 100 दिन में कैसे पढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसको इतना पढ़ाना है और इसको इतना पढ़ाना है और इसको इतना पढ़ाना है। ये नहीं समझ में आएगा तो हमें, हमारे लिए तो सारे टॉपिक एक ही जैसे लगेंगे। और इसीलिए देखिएगा कि जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते हैं यूपीएससी में पढ़ाने, वो पढ़ा ही नहीं पाते हैं, कि उनको सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट लगते हैं। वो सामाजिक नियंत्रण पे भी 4 दिन बोलेगा और दुर्खीम और मार्क्स और वेबर पे भी 4 दिन बोलेगा, और हम दुर्खीम मार्क्स वेबर पे 4 दिन बोलेंगे और सामाजिक नियंत्रण पे 1 घंटे बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नहीं नहीं इधर से तो क्वेश्चन नहीं, यहाँ से मेन आएगा, तो इसके बहुत डायमेंशंस बताने होते हैं। तो जब यूपीएससी का सिलेबस हम लोग 200-250 घंटे में पढ़ा लेते हैं, ऑफलाइन की बात जिसमें लोग सवाल भी पूछते हैं, तो ये तो बहुत ईजी है। मतलब इफेक्टिवली 100-125 घंटे की आप तैयारी करें, उसको 4-5 बार रिपीटेडली पढ़ जाएं,
कम से कम एग्जाम में अपेयर होने से पहले 60-70 क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लीजिए। कहते हैं ना कि आया वही जाके छाप देंगे। 60-70 क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, उसी को 5-7 बार पढ़ लिया करिए। आंसर है 50-60 पेज का आंसर हो जाएगा, उसी को पढ़ते रहा करिए। आया कट कॉपी पेस्ट, इतनी सी एग्जाम में। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करिए, वो जो कॉन्फिडेंस वाला मान। लेकिन जिस दिन आपके दिमाग में आया कि अगर इस 70 पेज से बाहर आ गया तो आप एग्जाम देने से पहले एग्जाम से आउट हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये चीज बहुत जरूरी होता है। मैं सबसे ज्यादा देखता हूं कि जो कंफ्यूज बच्चा है वही 5-5 साल से मुखर्जी नगर में पढ़ा हुआ है। जो आता है बोलता है बस सर ये बता दीजिए क्या क्या पढ़ना है, ये बता दीजिए, ये पढ़ना है, इसमें क्या कौन कौन सी बुक पढ़नी है ये बता दीजिए। हमने बता दिया, वो सब 2-3 साल में लेके चले जाते हैं। आज जो नहीं सर हम वो नेहरू विहार में रहते हैं ना, तो एक मेरे सीनियर थे। ये जो सीनियर है ना, ये बुजुर्ग, ये जो पूर्वज है ना इस फील्ड में, वो इतने डेंजरस हैं क्योंकि वो खुद ही 5 साल से पढ़ा हुआ है। आप कहोगे ना कि सर मैंने तो सोचा है 2022 तक जॉब ले लेनी है, हम घास काट रहे हैं। हम 2015 में आए थे, हमको भी ऐसे ही लगता था। अरे तुझे लगता है तो सबको वही लगेगा, तू भोंदू है तो सब भोंदू है। वो क्या करेगा ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही निचोड़ देगा। तो एक तो सीनियर फीनियर से मिला ही नहीं करो। अरे वो सब पूर्वज हैं यहाँ के, वो जैसे कुल देवता हो जाते हैं ना गांव में जो ज्यादा बुजुर्ग हो जाता है ना गांव में, उसको देवता मान लिया जाता है। मुझे नहीं पता तुम्हारे गांव में होता है कि नहीं। हमारे गांव में जो बहुत बुजुर्ग होते हैं ना, उनको देवता बोलते नहीं, उनको बोलते हैं देवता प्रणाम। कि मतलब इतना बुजुर्ग हो गया कि भी आदमी नहीं रह गया है। तो जो भी तैयारी में 4-5 साल बिता चुका है ना, वो देवता हो गया। उसकी बात नहीं सुननी है, उसकी सिर्फ पूजा करनी है, उसकी बात नहीं सुननी है। आम इंसान की बातें सुननी होती है ना, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो देखिए जो इस सिलेबस है, इस सिलेबस में देखिए एक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तर का, लिखिए आप लोग। कितना इजी सिलेबस है, अगर ना लिखवाना पड़े ना तो मुश्किल से मैं 15 दिन इसको पढ़ाना पड़ेगा। हाँ सीडीपी हो गया ना। नहीं हमें क्या पढ़ाना है, बीपीएससी पढ़ाना है कि यूपीएससी पढ़ाना है कि सीडीपीओ? सीडीपीओ पढ़ाना नहीं। नहीं तो बीपीएससी में थिंकर्स है ना, इसमें थिंकर्स नहीं है। जैसे इसमें जो है ना, नहीं बीपीएससी का तो मुझे पता है, बीपीएससी का तो एग्जैक्टली पता है। ये अगर सीडीपीओ का टॉपिक, तो इसमें तो थिंकर विंकर है ही नहीं कुछ। नहीं मुझे जो आदेश, ये जो सिलेबस है ना, ये बेसिकली इसको ऐसे समझो कि ये प्रीलिम्स नहीं होती है पीटी, ये पीटी का सिलेबस है। जो पहले यूपीएससी में पीटी होता था ना, ये उसका सिलेबस है। इसमें थिंकर वगैरह है नहीं, ठीक है ना। जो बीपीएससी का सिलेबस है उसमें 6-7 थिंकर्स हैं। मार्क्स है, स्पेंसर है, कॉम्ट है, दुर्खीम है, वेबर है, पार्सन्स है, मर्टन है, मीड है, स्ट्रैटिफिकेशन है, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, रिलीजन है, सोशल चेंज है। ये है फर्स्ट पेपर का सिलेबस। इसके अलावा सोशल रिसर्च का मेथोडोलॉजीज हैं। ये फर्स्ट पेपर की सिलेबस है बीपीएससी की। और उधर सेकेंड पेपर में है भारतीय समाज का आविर्भाव, हिस्टोरिकल मूविंग्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, देन कास्ट सिस्टम, देन फैमिली मैरिज किनशिप, देन ट्राइबल कम्युनिटी, देन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, देन उसके बाद सोशल डेमोग्राफी, देन सोशल मूवमेंट, देन सोशल चेंज। अगर मुझे याद है तो शायद एक कोई भूल रहा हूँ अदर अरे बहन तो बोला नहीं मैंने, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोला था मैंने, ठीक है ना। तो मैंने बोला था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ये है, ये बेसिक कंसेप्ट्स के पेपर हैं। ये बेसिकली पूरा बेसिक कंसेप्ट्स हैं, और वो पूरा थिंकर्स इंक्लूडिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी का सवाल है। तो मुझे एग्जैक्टली सीडीपीओ पढ़ानी है कि बीपीएससी पढ़ानी है, ये बताइए।
अच्छा, नहीं इसमें तो नहीं है। एक्चुअली आर कुमार सर से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, समझे। मेरी मिथिलेश से केवल फ़ोन पे बात हुई। मिथिलेश को जानते हैं हम लोग। तो मिथिलेश ने फ़ोन पे बात हुई, तो मिथिलेश ने बोला कि सर सीडी ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या, मतलब लाइव है। अच्छा कोई बात नहीं। भाई सुनिए, अभी मैं हम लोग थोड़ा सी चर्चा कर रहे हैं। मिथिलेश जी का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सीडीपीओ की कोई वैकेंसी आई है, ये उसका पेपर है, ये उसका सिलेबस है। एक वीडियो भी आप लोग के पास आया होगा कि सर उसका ये, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो बीपीएससी की सिलेबस है वही है। मे बी वो भी शायद घर पे है तो कंफ्यूज होगा। अभी जो सिलेबस है ये केवल बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ये ऐसे समझिए कि ये अगर सिलेबस में आपको पढ़ाऊं तो मुश्किल से 15-17 दिन का ये टोटल टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि खूब मैं कोशिश करूंगा तो 15 दिन लगेगा। अगर बीपीएससी पूरा, क्योंकि थिंकर्स में ही बहुत समय लग जाता है, सारा टाइम तो थिंकर्स में लग जाता है। थिंकर्स का मतलब ही होता है कि टोटल बीपीएससी के सिलेबस का 40% जो टाइम है वो थिंकर्स है। आप समझ रहे होंगे, हम लोग यूपीएससी पढ़ाते हैं, अगर 100 क्लास पढ़ाते हैं तो 30 क्लास तो हमारा थिंकर्स में ही चला जाता है, एक ही चैप्टर में 30 क्लास। लेकिन उसके बाद सब छोटे छोटे होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बीपीएससी पढ़ानी है, मैं सही बोल रहा हूँ। तो अगर आप बीपीएससी मैं बता देता हूँ, और ये बेसिक कंसेप्ट है, ये तो मैं आपको नोट्स पकड़ा दूं तो इससे हो जाएगा आपका काम। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये तो मैं ऐसे आपको एक पीडीएफ दे दूं तो उससे हो जाएगा आपका ये सारा काम। मतलब अभी मैं क्लास लेता हूँ आपका, मैं बीपीएससी के सिलेबस को डिफाइन करता हूँ, तो जरा बीपीएससी का सिलेबस दे दीजिए मुझे। और उसके बाद मैं आर कुमार सर से बात कर लूंगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि देखिए अगर इसको भी मुझे पढ़ाना है ना, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि थिंकर पढ़ाने से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बेसिक कंसेप्ट, दिख रहे हैं, इसमें पढ़ाना है समुदाय क्या है, समाज क्या होता है, समूह किसको कहते हैं, अर्ध समूह किसको कहते हैं इथोस, ईडोज, रोल, स्टेटस, मल्टीपल रोल, स्टेटस सेट, ये सब पढ़ाने हैं। बेसिक कंसेप्ट में ये पढ़ाया जाता है। और यहाँ हमें थिंकर्स की थ्योरीज पढ़ाने हैं। तो दोनों का जो सिलेबस है एक नहीं है। ये ऐसा नहीं कि इसको पढ़ाने से वो कंप्लीट हो जाएगा, उसको पढ़ाने से कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों टू डिफरेंट हैं। ये ऐसा समझिए कि पहले जो बीपीएससी में जो ऑप्शंस होते थे ना, तो ये बेसिकली प्रीलिम्स का सिलेबस है और वो मेंस का सिलेबस है। तो ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स से मेंस कवर हो जाएगा और मेंस से प्रीलिम्स कवर हो जाएगा, ऐसा है नहीं। इसमें ये 2-4 जो चैप्टर हैं, फैमिली मैरिज किनशिप है, देखिए एक फैमिली मैरिज किनशिप दिख रहा है, एक वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज दिख रहा है जो मेंस के सिलेबस से मैच कर रहा है। इसके अलावा और एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसके अलावा सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब 2 सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा। तो एक बार आर कुमार सर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली सर से मुलाकात हुई नहीं है मेरी भी। क्लास, मैं तो अभी जस्ट क्लास ख़त्म हुआ मैं आया हूँ। मेरी सुबह ऑप्शनल की क्लास रहती है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि बीपीएससी तो जैसे ये है ना कि मतलब जो आप लोग के दिमाग में ये बैठ रहा है ना कि ये बीपीएससी के साथ होगा, जो ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अब देखिए इसमें डेविएंस पढ़ाना है, कम्युनिटी, सोसाइटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कल्चर, सोशल ग्रुप, ये सब तो हम लोग जो अभी मैं नेट जेआरएफ का बैच ले रहा हूँ ना, ये उसका कंसेप्ट है सब। सुबह जो ऑप्शनल की क्लास है ना वो इससे मैच करता है, समझिए, वो इससे मैच करता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा ना मैं अगर मैं मुझे बीपीएससी पढ़ानी है तो मैं थिंकर से शुरू करूँगा, और सीडीपीओ पढ़ानी है तो मैं इससे शुरू करूँगा ना, बेसिक कंसेप्ट से, समाज समुदाय, यहाँ से शुरू करूँगा। अगर मुझे सीडीपीओ शुरू करना होगा तो हम बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे, और अगर बीपीएससी शुरू करना होगा तो हम थिंकर से शुरू करेंगे। दैट इज द इशू। वो मिथिलेश शायद इसका सिलेबस देखे नहीं होंगे, तो उनको लग रहा है कि दोनों का सिलेबस एक ही है, क्योंकि मुझे बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर दिया है। तो बीपीएससी में तो प्रॉपर थिंकर्स हैं। तो बीपीएससी के सिलेबस में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ने हैं आपको फर्स्ट पेपर में, और 6 चैप्टर पढ़ने हैं आपको सेकंड पेपर में, दैट्स इट।
और कुछ भी नहीं पढ़ा। और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर कह रहा हूँ कि इसी से आएगा तो इसी से आएगा, ये मत सोचिएगा अगर वही आ गया तो। हाँ, तब तो आप फिर करते रहिए, आपके पास 8-10 साल का टाइम है तो करते रहिए यही सब। बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ बच्चे होते हैं, नहीं मैं जब गहरी समझ बना लूंगा, ये गहरी समझ कहाँ बनता है मैं आज तक पता नहीं चला। हाँ मुझे पता है। देखिए, अगर आप देखेंगे ना बीपीएससी का सिलेबस आप लोगों के पास होगा, तो एग्जैक्टली ये जो बीपीएससी के सिलेबस है, जो 2007 में जो यूपीएससी का सिलेबस चेंज, उसके पहले जो यूपीएससी का सिलेबस है वही है। और अब जो भी स्टेट नया सिलेबस ला रहा है वो नया यूपीएससी वाला ही सिलेबस ले रहा है। जैसे भी हरियाणा की वैकेंसी आई है ना, तो अगर आपके पास बीपीएससी के सिलेबस है तो आप लिख लीजिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 2 पेपर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 2 समाज शास्त्र के क्षेत्र के में पथ प्रदर्शक। भाई साहब, अगर इस चैप्टर पे आपका कमांड नहीं है, भगवान भी आपका बीपीएससी पास नहीं करा पाएंगे। ये है आई थिंक मेरे पास हिंदी दिया है, ये सोशियोलॉजिकल थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, चैप्टर 2 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 2 सिलेबस में आपके पास अगर होगा तो सबसे पहले इसको रगड़ रगड़ के पढ़ना है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर थिंकर्स पे आपकी कमांड अच्छी नहीं है और अगर आप जरा सा भी मतलब उधर कुछ गड़बड़ कर गए तो आपको फिर अगली बार अटेम्प्ट देना पड़ेगा। और ये यूपीएससी तो है नहीं कि हर साल वैकेंसी आएगी, फिर इंतजार करिए बैठे रहिए, ठीक है ना। तो सेक्शन 1 में चैप्टर 2, देन चैप्टर 4 सामाजिक स्तरण एंड गतिशीलता, ठीक है ना, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। आप यही कह रही थी ना। और तीसरा इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता किसी भी स्टूडेंट को कि आप विवाह परिवार नातेदारी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि विवाह परिवार नातेदारी के अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन इजी आता है। अब क्या होता है कि आपको तो अच्छा लग रहा है कि इजी क्वेश्चन आ रहा है, विवाह के प्रकार लिखिए या परिवार के प्रकार लिखिए, आपको बड़े खुशी हो रही है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो सब लिख के आ रहे होंगे। तो कुछ इजी, जैसे आपसे कोई कहे कि बहुत अच्छा चाय बना दो, तो चाय में इतनी क्रिएटिविटी नहीं है ना। अब बड़ा होगा तो अदरक डाल देंगे, बड़ा होगा तो इलायची डाल देंगे, लेकिन उसमें क्या क्रिएटिविटी करेंगे। लेकिन शाही पनीर में क्रिएटिविटी हो सकती है। तो हम चैप्टर जो 5 है विवाह परिवार नातेदारी, इसलिए कर लीजिए, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। कि अगर मान लीजिए सचमुच थिंकर पे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अब आपका हाथ पैर ही फूल गया, तो इधर से कर लेना है। लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर थिंकर से आप क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि 2 क्वेश्चन थिंकर से आएगा, आपको सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन करने हैं ना बीपीएससी में, तो एक ही सेक्शन नंबर 2 से जो अभी आपने सोशियोलॉजिकल जो थिंकर्स लिखे एंड देयर कंट्रीब्यूशन, वहीं से 2 क्वेश्चन आएगा, आना ही आना है। और एक क्वेश्चन गतिशीलता और स्ट्रेटिफिकेशन से आएगा, तो 3 तो वहीं से हो जाता है हमारा। आप लोग ठीक से समझ पा रहे हैं ना मेरे बात? तो आपको सच्चाई ये है कि सेक्शन ए से सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ के जाना है, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 4। मैं बात समझ जा पाया? अब क्या होगा कि कई बार ऐसा हो जाए कि मान लिया लेविस कोजर पे क्वेश्चन आ गया, डैरेंडॉर्फ पे आ गया, जबकि हम लोग तो सब पढ़ा देंगे। कई बार होता है ना कि मुझे वो वाला नहीं समझ में आया था। कुछ भी यार इजी होते हैं, इतने इजी होते हैं कि मैं आश्चर्य करूँगी कि इतना इजी होता है। मैं जब पढ़ाऊंगा तुम लोग अच्छा, मैं तो ऐसे सोचता था, ठीक है ना। जैसे जिससे रोटी गोल नहीं होता है उसको लगता है ना बाप रे बाप इसमें कितना साइंस लगता होगा, और तुम्हारी माँ को लगता है इसमें क्या है रॉकेट साइंस। तो वैसे ही जैसे आपकी माँ के लिए रोटी गोल करना बहुत छोटा सा काम है, उसे मेरे लिए आपके लिए, हम लोग को अगर कोई कह दे कि गोल रोटी बनाओ, हम तो कटोरी से काटेंगे ना। तो वही बात है कि जिसके एक्सपीरियंस है, आपको लगे यार मैं इसके बारे में इतना सोचता था, इतना इतना ईजी होता है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ 2 सेक्शन पे फोकस करनी है, सेक्शन ए से, दैट इज 2 एंड 4। बट 5 इसलिए तैयार करना है कि कहते हैं ना कि एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर कोई घायल हो गया, तो चैप्टर 5 को इसलिए करनी है कि इनकेस सेक्शन 2 से आप फंसें तो वहां से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको इतना वक्त मिल रहा है और फिर हम पढ़ा रहे हैं, तो आप क्यों सेक्शन 2 से ही सारे क्वेश्चन क्यों ना करें। सेक्शन 2 के जितने विकल्प आएंगे आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये समझिए कि इट्स अ गेटवे टू योर सक्सेस।
आपको सिलेक्शन लेने का सबसे आसान तरीका है कि सेक्शन 2 से अधिकांश क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जितने विकल्प हैं मतलब उसमें आपको अटेम्प्ट कर जाने हैं। इज इट ओके? फाइन। और सेक्शन 5 इज ए सब्स्टिट्यूट, दैट इज विवाह परिवार नातेदारी। उसके बाद आइए क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो 11 है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। अब आपको सेक्शन, जब आप सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो सेक्शन बी से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। आपने देखा है ना पेपर? तो सेक्शन बी से 11 नंबर से एक क्वेश्चन कंपलसरी आना है और इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमने, ठीक है ना। और दूसरा हमें करना है कि अब आपकी इच्छा है कि आप धर्म से या राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन कर लें। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप धर्म से कर लें, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था है ना, बहुत एम्बिगुअस क्वेश्चन पूछेगा। कास्ट एंड पॉलिटिक्स या मतदान के व्यवहार के चेंजेस पैटर्न को बताइए। आपके पास फैक्ट फुक्ट होगा नहीं। महाराष्ट्र में कितने % लोगों ने किस कास्ट को वोट दिया आपके पास होता नहीं है। फिर आप फट्टेबाजियां करते हो। जब इंसान के पास नहीं आता है तो बातें बनाता है ना। धर्म वगैरह पे क्वेश्चन एम्बिगुअस नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। तो मेरा, अगर आप हमसे पूछेंगे कि मुझे सेक्शन 20 से 2 क्वेश्चन कहाँ से करना चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा 10 और 11 से, धर्म से और सोशल चेंज से। तो देखिए 3 चैप्टर उधर हमने किया था, 2 फाइनल के लिए और एक सब्स्टिट्यूट के लिए। यहां आप 10 और 11 रिलीजन एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट करिए, क्योंकि शिक्षा वगैरह पे क्वेश्चन आएगा ना, फंस जाएंगे। शिक्षा पे, राजनीतिक व्यवस्था पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत डायनामिक आएगा। जरूरी नहीं कि आप पैटर्न, लेकिन रिलीजन पे कोई डायनामिक क्वेश्चन नहीं आएगा। दंगों पे आएगा क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षतावाद पे आएगा, मार्क्स, दुर्खीम, पार्सन्स का जो धर्म का सिद्धांत है उस पे आएगा। वो सब हम पढ़ा पढ़ू के एकदम चिपका दे रहेंगे सीधे। हम चाहते हैं कि कॉपी से उठाना है, उधर चिपका देना है। एग्जाम में वो ना हो कि हमें अपना सोचना पड़े, अरे इस पे क्या होगा। शिक्षा चरित्र का निर्माण नहीं करके रोजगार सृजन का माध्यम है, टिप्पणी करिए, अब पागल हो जाओगे, अब क्या लिखे, समझ रहे हो ना। तो उतना वैसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करिए जिसमें हम ही लगे अरे होगा कि नहीं होगा। सीधे आएगा कि भाई मार्क्सवादी धर्म के सिद्धांत की व्याख्या करिए, धड़ाधड़ ओपीएम ऑफ द मासेस एंड हार्ट ऑफ द हार्टलेस लिख ला के आ जाना है। तो जब आसान तरीका है तो कठिन तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि सेक्शन 1 से 2, 4 एंड 5 करनी है, एंड सेक्शन बी से 11, 10 करनी है। और मुझे लगता है कि इसके अलावा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। तो सिर्फ 5 चैप्टर पढ़िए और बीपीएससी क्वालिफाई करिए। अब बताइए, अब इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। अब आइए पेपर 2 में। पेपर 2 में अगेन वही सेम सजेशन है कि आपको सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन करनी है। तो उसमें आप करिए, पहला भारतीय समाज से, दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण से, हाँ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें कास्ट सिस्टम पे ही कास्ट, क्लास, ट्राइब्स, ये सब पे क्वेश्चन आएंगे। बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। इसमें जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत, जाति और वर्ग में अंतर, जाति व्यवस्था में बदलता जो पैटर्न है, कास्ट एंड सोशल मोबिलिटी, जो संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सब आएगा। कास्ट एंड क्लास में डिफरेंस आएगा। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बंद वर्ग जाति है और खुली जो जाति है वो वर्ग है, टिप्पणी करिए। स्टेटमेंट्स होते हैं 2-3 लोगों के। तो इस पे कोई, देखिए एग्जाम वो अच्छा है ना जिसमें अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन ना आए। आपको बॉलर सरप्राइज कर दिया तो आप आउट हो जाएंगे। आप बॉलर को सरप्राइज कर देंगे। अभी अगर आप, पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं क्रिकेट, अभी देखिएगा एक चौथा क्रिकेट मैच हुआ, जो आजकल ऋषभ पंत का बहुत नाम सुने होंगे आपने। देखिए अभी जानते हैं, ठीक है, नहीं अच्छी बात है ना। देखिए सबसे अच्छी बात है, मतलब थोड़ा रीजनलिज्म भी कहिए, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है कि यार बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब इस सेंस ऑफ लगता है ना कि एक कंट्रीब्यूशन है कि भाई मतलब दुनिया के बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, बट वही है कि जब आप लोग करते हो तो वी फील सो गुड। देखिए ये अलका मीणा है, मेरी बहन है, ये IRS है, दिख रहे हैं ना यहाँ पे अलका, ये IRS है। देखिए मेरी बहन है, ये मेरी मुँह वाली बहन है। तो मैं ये कह रहा कि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार तुम लोग अपने घर के बच्चे हो, हम लोग को, तुम लोग को तो थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ाना पड़े तो पढ़ाना चाहिए। तो आप देखे होगे ना कि एक जिमी एंडरसन करके एक बॉलर है। जिमी एंडरसन एक बॉलर है जो दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा विकेट उसी ने लिया हुआ है, अभी नंबर 1 है।
अब तो काफ़ी उम्र भी हो गई उसकी, 38 साल का है। तो जिमी एंडरसन के बॉल को ऋषभ पंत ने स्कूप मारा, मतलब ऐसे मारा पीछे। तो सब कुछ सरप्राइज रह गया कि अरे इतने तेज बॉलर को नी बॉल पे स्कूप मार रहा है। उसने क्या किया, बॉलर को सरप्राइज कर दिया। और कई बार बॉलर ही सरप्राइज करता है, डंडा उड़ा देता है। तो अगर एग्जामिनर आपको सरप्राइज कर दिया तो आप फिर दोबारा एग्जाम देंगे और आप प्रिडिक्ट कर लिए अरे ये तो मेरा पड़ा हुआ है। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सरप्राइज नहीं होना है। और सरप्राइज क्या होता है कि आपको पता है कि कास्ट सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आएगा मेरे से छूटेगा नहीं। पता चला कि अरे ये तो हम पढ़वे नहीं किए हैं, तो एक क्वेश्चन के एक ओवर खराब गया और मैच आउट। अभी T20 आ रहा है ना, IPL, मान लीजिए कि शुरुआत के ही दूसरे ओवर में 2 विकेट गिर गया, उसके बाद मैच में बचेंगे? बेशक मैच वो 40 ओवर का है, 20-20, लेकिन मैच वहीं खत्म हो गया। 2 विकेट एक ओवर में गिर गया, बाकी जो 39 ओवर हैं वो औपचारिकताएं बची हैं। तो 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अगर आपसे गलत हैंडल हो गया, इसका मतलब कि 20% आपने एग्जाम अपना खराब कर लिया। तो आप एग्जाम में वहीं आउट हो गए, बाकी तो पेपर आप औपचारिकताओं में देंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो आप कहेंगे यार मेरा 15 नंबर से रह गया था, वो 15 नंबर वहीं से रह गया था। तो एग्जाम शुड नॉट सरप्राइज यू। ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखना है। तो आपको भारतीय समाज, हिस्टोरिकल मूरिंग्स है, ये इसको करना है। कितना इजे, वही आश्रम व्यवस्था आएगा, ब्रह्मचर्य, बाणप्रस्थ, गृहस्थ, वही तो। क्या नहीं तो सेकंड पेपर नहीं करेगा? पेपर एक ही, क्वेश्चन तो आएगा ना। हाँ, तो इधर से उधर क्वेश्चन आ रहा है, नहीं समझ पाए। इसका नाम बेशक पेपर 2 है, लेकिन इसका क्वेश्चन सेगमेंट 1 में आएगा। तो आपके पास ये चॉइस नहीं है। आपको जैसे देख रहे हैं संस्कृताइजेशन का क्वेश्चन सेगमेंट 1 में पूछ रहा है, ठीक है ना। आपको इतना कर लेंगे तो ओवरऑल मिला के आपका क्वेश्चन बाउंस नहीं करेगा। तो एक आपको हिस्टोरिकल मूरिंग्स करनी है, भारतीय समाज जिसका नाम है। दूसरा सामाजिक स्तरीकरण, जिसमें कास्ट सिस्टम सब ये जितने भी ये संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, जाति गतिशीलता, ये सब इसमें आ जाएगा। विवाह परिवार नातेदारी आपको सब्स्टिट्यूट के लिए करना है। आप सब ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन अगर ऑप्शन हो तो आपको विवाह परिवार नातेदारी पे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर परिवार की कोई थ्योरी आ जाए, मार्क्सिस्ट थ्योरी आ जाए, देखिए सोशियोलॉजी की एक खासियत याद रखिएगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप थियरी से अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए आ जाएगा कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत, या मेल्विन ट्यूमिन का, या किंग्सले डेविस एंड मूर का, या वेबर का या मार्क्स का थ्योरी बताइए। एक वो क्वेश्चन आया, 4 नंबर क्वेश्चन ये है। और एक आया कि सामाजिक गतिशीलता के प्रकार बताइए, ये भी लिख के आए ओपन, और ये भी लिख के आए। आप तो खुश हो रहे होंगे, मैंने ये लिख दिया, होगा इसका, आपका नहीं होगा। थ्योरी जितने क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम हम थ्योरी के क्वेश्चन लिखें। थ्योरी के क्वेश्चन की खासियत क्या होती है, वहां से एक तो समाजशास्त्र की समझ पता चलती है, दूसरा ये होता है कि थ्योरी में जो थ्योरी होता है वही होगा, उसमें कुछ इधर उधर नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे पूछ देगा कि आजकल डिवोर्स क्यों ज्यादा हो रहा है, आप बताइए। आपके विचार, एग्जामिनर के विचार और मेरे विचार थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। वो कहेगा कि आजकल की लड़की सभी बदमाश हो गई है। एक 60 साल के आदमी से पूछे, आप गांव में जिसके भी संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, कोई मान रहा है कि लड़के में कोई बुराई है? अरे आजकल की लड़की सब पढ़ लिख गई है, सबको सास ससुर, ये उसका थ्योरी। हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे कि नहीं, जो ज्वाइंट फैमिली है वो स्वतंत्रता और समानता को दबा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जब आपको स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दे रहा है तो संयुक्त परिवार कैसे उसको दबा सकता है? और ये इसको हम लोग मानते हैं कि ये नारी चेतना है कि अब हम नहीं दबेंगे। तो हम उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं कि भाई आज की लड़की अगर ये 50,000 रुपये कमा रही है, CDPO है या PCS है, तो ये क्यों किसी की रंगबाजी सहेगी? तो मैं इसके पॉजिटिव एंगल को देखूंगा कि ये नारी चेतना है। और एक बुजुर्ग से पूछेगा, कहेगा नहीं सब पागल हो गए ये कमा के। लेकिन मार्क्स के सिद्धांत पे ये तो नहीं है ना कि बुजुर्ग अलग सोच रहा है और ये अलग सोच रही है। भाई यही इसकी क्रिटिसिज्म है, यही सिद्धांत है, यही वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो सिद्धांत में वेरिएशंस नहीं होते, सब्जेक्टिविटी बहुत कम होती है, और केवल वो जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो उसी को मेंशन करना होता है कि भाई क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर पोलराइजेशन होगा,
रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन रक्त रंजित होगी, फिर समाजवाद आएगा, फिर साम्यवाद आएगा, फिर आलोचना शुरू हो जाएगी कि आया तो है नहीं, समाजवाद में ही सब तानाशाही करने लगते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेनिन ने जो किया वही होगा ना। तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें थ्योरी से अटेम्प्ट करनी है। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, आप ये सोचेंगे कि विवाह का प्रकार लिख के और परिवार का प्रकार लिख के और हम डीएसपी लग जाएंगे तो फिर होगा भाई, नीचे कहीं अटक जाएंगे, गन्ना इंस्पेक्टर टाइप का कोई जॉब में फिर लेगा। तो थ्योरी से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी है। तो जब हम लोग थ्योरी पढ़ाएंगे तो थ्योरी पे ज़्यादा जोर देंगे। और जहाँ पे विवाह के परिवार, देखिए इतना बड़ा सिलेबस है कि आप फिर तो इसी को 6 महीना पढ़ते रह जाएंगे। तो जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों की हमें लिबर्टी दीजिए, मैं भी सर से बात करूँगा कि थोड़ी पीडीएफ्स पे भी देखिए, हम आपको पीडीएफ देते हैं, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। अब विवाह के प्रकार में वही तो होता है ना, मोनोगैमी एंड पोलीगैमी। पोलीगैमी 2 तरह का होता है, पोलीगाइनी एंड पोलीएंड्री। पोलीगैमी पोलीगाइनी 2 तरह का होता है, उसमें होता है सोरूरल एंड नॉन सोरूरल। पॉलीएंड्री में फ्रैटर्नल एंड नॉन फ्रैटर्नल। 3 एक पॉलीजिनेंड्री होती है। वो तो आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसमें घंटों घंटों आंख फाड़ के वीडियो पे बैठने की क्या जरूरत है, वीडियो पढ़ लीजिए, जो नहीं समझ में आएगा एक बार डाउट सेशन रख लेंगे। लेकिन जहाँ थिंकर आए, जहाँ थ्योरी आए, जहाँ कन्फ्लिक्टिज्म आए, जहाँ फंक्शनलिज्म आए, स्ट्रक्चरलिज्म है, तो हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको वहाँ से नंबर स्कोर करने में मजा आएगा। समझ रहे ना? तो ये लिबर्टी आपको देना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है आपको अपने ऊपर डाउट है, जैसे हम पीडीएफ देंगे ये पढ़ लो, कहीं यहाँ से फंस गया तो इसका कोई उपाय नहीं है। आप जब स्कूल में रहे होंगे ना, साइकिल से चलते होंगे या स्कूटी से, रोड पे ट्रक मार दिया तो, चापा पड़ गए तो का कोई अंत है? खाना बनाने गए सिलेंडर फट गया तो मत जाओ। तो का कोई अंत नहीं है। बचपन में कविता पढ़ते थे ना, माँ क्या होगा उसके बाद, पढ़ा है आपने? एक बच्चा, क्यूरियस बच्चा होता है इसकी तरह, माँ क्या होगा इसके बाद, तू मर गई तो क्या होगा, तो चांद बन जाएंगे, चांद तो क्या, माँ क्या होगा उसका? माँ जवाब दे देते बेहोश हो गई। अच्छा उसके बाद क्या होगा? सर हमारा बीपीएससी का एग्जाम है, तो हमारा सिलेक्शन हो गया तो तुम डीएसपी बन जाओगी। अच्छा डीएसपी बन जाए उसके बाद क्या होगा? तो तुम एसपी बन जाओगी। अच्छा एसपी बन जाने के बाद क्या होगा? तो फिर डीजी बन जाओगी। डीजी बनने के बाद क्या होगा? हो सकता है तुम गवर्नर भी बन जाओ। सर गवर्नर हो जाने के बाद क्या होगा? तो ऐसे ही वो, तो डाउटलेस जो है ना, डाउट का एंड नहीं है दुनिया में। अगर आपको एक सबक सीखनी है किसी चीज है ना अपने जिंदगी में, वो सीखिए फॉग से। कुहासा पड़ता है ना, आप देखिएगा कुहासा, आप सुबह उठेंगे ना, आपको 5 मीटर से ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होती है। अब आपको यहाँ का तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम खाली आप 5 मीटर सोचिए, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से 5 मीटर आगे दिखने लगेगा, फिर यहाँ से देखिए आप यहाँ पहुंच जाएंगे केवल 5 मीटर देख देख के। जब 5 मीटर तक पहुंचेगा ना, तब आगे का 5 मीटर दिखे। लेकिन यहीं से हमको वो दिख नहीं रही है, हम कैसे जाएं? वहां अगर भूत हुआ तो फॉलो द थ्योरी ऑफ 5 स्टेप्स। फॉग से बेहतर दुनिया में कोई सबक नहीं सिखाता कि कितनी भी बड़ी आप यात्रा उससे 5 मीटर की विजिबिलिटी से पूरा कर सकते हैं। आप देखते हो ना, कभी एकदम एक्सट्रीम कुहासा पड़ता है, इतने दूर का नहीं दिख रहा होता कुछ। लोग खेत में जा रहे हैं ना, क्योंकि उसको पता है जब वहां पहुंचेगा तो वहां का दिखने लगेगा, फिर वहां पहुंचेगा, और ऐसे ही वो कितनी बड़ी यात्राएं तय कर रहे हैं। और लेकिन आप सोचिए कि जब पहले यहां तक दिख जाएगा तब हम चलेंगे, तो आप यहीं बैठे रह जाइएगा जिंदगी भर। बढ़ेंगे, फिर वहां ट्रबल आएगा, हम उस ट्रबल को शूट करेंगे। दिस इज व्हाट द लाइफ इज। यही सक्सेस का थ्योरी है। तो सबसे ज्यादा किसी से सीखना है, पहले एक चैप्टर पढ़ो ना, एक चैप्टर पढ़ोगे, थिंकर्स पढ़ लोगे तो आगे के चैप्टर अपने ही दिखाई देने लगता है। इसको तो पता है कि वही स्ट्रेटिफिकेशन में वही मार्क्स वेबर दुर्खीम आना है, पॉलिटिकल सिस्टम में वही आना है, रिलीजन में वही आना है, सोशल चेंज में। सोशल चेंज पढ़ोगे तो वही इवोल्यूशनरी थ्योरी आएगा ना, वही लीनियर थ्योरी आएगा, वही साइक्लिक थ्योरी परेटो आएगा, वही स्पेंगलर आएगा, नया क्या आएगा? तो ये ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करनी है कि जो जो थ्योरीज के चैप्टर, जैसे सेकंड पेपर में आप सामाजिक स्तरीकरण पढ़ेंगे, जो कास्ट सिस्टम से अब इसमें देखिएगा जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत है, सिद्धांत, दृष्टिकोण, जो जो वर्ड आपके सिलेबस में, अगर आप ये सिलेबस को चिपका के रखते हैं घर में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां जहां आपको ये लगा हुआ है कि जहां सिद्धांत और दृष्टिकोण, उसको हरा हरा रंग दीजिएगा। और सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपको इन चैप्टर्स को मास्टरी करनी है।
अगर गलती से 5 में से 4 क्वेश्चन भी अगर आपने थ्योरी से चुन लिया ना, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। अब इसका मतलब नहीं है कि चुन लिया और फिर बेहोश हो गए। आप तो कहते चुन लेना। भाई राजहंस की तरह नहीं होता है। राजहंस क्या करता है, दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। हम बहुत सारी बात कर रहे हैं, काम का चुन लेना। हम लोग बच्चों से कहते हैं ना कि कभी कभी सिनेमा भी देखना चाहिए, तो वो कभी कभी वर्ड हटा देता है। वो अपनी सुविधा से शब्दों का ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है ना। तो थिंकर्स पे, थ्योरी पे, दृष्टिकोण पे ध्यान देना है। तो परिवार जो जो सेकंड पेपर का थर्ड चैप्टर है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको परिवार से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं अनलेस कोई विकल्प ही ना हो, ठीक है ना। क्योंकि इस पे तो कुछ ना कुछ सभी फट्टे मार ही लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से नंबर लाना मुश्किल है। ये 10 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा ना, तो 4 लाने में आपके बुखार छूट जाएंगे। तो उसको लगता है ऐसा क्या लिखा है जो उसमें, मतलब उसको सरप्राइज नहीं कर पाएंगे आप अपने नॉलेज से, जहां आप थिंकर्स पे कर पाएंगे। अब आज की तारीख में आप लोगों को बता रहा हूं, कोई भी थिंकर पे दृष्टिकोण पे आएगा, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, कुछ ना कुछ उसको कोरोना से रिलेट कर दीजिएगा। खाली कोरोना वर्ड लिख दीजिएगा ना, कि अरे इसका मतलब होता है कि ये लड़का इस थ्योरी को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करता है। जब हम लोग जब 1990 में उदारीकरण आया, कोई भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया, चाहे फर्स्ट पेपर में आया सेकंड पेपर में, उसको उदारीकरण से जोड़ देते थे। उदारीकरण से गांव ग्रामीण समाज की व्यवस्था बदल रही है, बाजार, तो उसको लगता था ये थ्योरी को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखता है। ये आप लोग के लिए एक चैलेंज है, जीएस में भी और सोशियोलॉजी में भी, जहां जहां स्कोप मिले आपको उसको, पोस्ट कोविड जो एरा उभरा है ना, एक बहुत फेमस लाइन है, आपने पढ़ा भी होगा अगर आप लोग न्यूज़पेपर अगर फॉलो कर रहे हैं, कि द वर्ल्ड इज नॉट द सेम। एक पढ़िएगा आप, आर्टिकल है, द वर्ल्ड इज नॉट द सेम। अब दुनिया वही नहीं है जो पहले थी। तो अब जो दुनिया बदल गई, तो सोशियोलॉजी वही सोच रहा है 1990, तो काहेगा सोशियोलॉजी पढ़ा तूने। तो अब 1990 के बाद जो वर्क फ्रॉम होम आया कंसेप्ट, लोगों ने नौकरियां छोड़ के नए व्यवसाय की तरफ देखा, आत्मनिर्भर से चीज़ों को जोड़ के देखने लगे। शहर से लोग, जिसको डी अर्बनाइजेशन कहते हैं, कि शहर से लोग गांव में जाके और अपने जो धंधे पानी शुरू करने लगे। तो वर्ल्ड इज नॉट द सेम। तो वर्ल्ड इज नॉट द सेम का जो कंसेप्ट है, आप अपने सोशियोलॉजी के नॉलेज में कितना अप्लाई करते हो, इसकी बहुत वैल्यू होगी। नहीं तो आज भी ये सब कुछ नहीं लिख रहे हो, वही पुरानी बातें लिख रहे हो, समझ जाएगा रट्टू तोता है। तो जहां मौका मिले आपको मेंशन करना है। तो आगे बढ़िए, ये फर्स्ट सेगमेंट से ये 3 चैप्टर करते हैं आपने, ठीक है ना। सिमिलरली लास्ट चैप्टर देखिए, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण, यहां से क्वेश्चन करने हैं। सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन, चैप्टर नंबर 12। रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था और सामुदायिक विकास, यहां से क्वेश्चन आएगा। रूरल सोशल सिस्टम एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 8। और एक, अगर देखिए हम लोग का भी ये चैप्टर कमजोर होता है, जो बिहार की जनजाति जातियों के बारे में पूछता है ना, हम लोग की बहुत अच्छी आइडिया होती नहीं है। तो अगर मैं, और एक कोशिश आपको ये होनी चाहिए कि अगर जब आप लोग बिहार जाते हैं या बिहार कभी गए ना, तो बीपीएससी का जो ऑफिस नहीं होता है, एक झाजी का किताब दुकान होता था, वो भी होता होगा, जब हम लोग पढ़ते थे तो वो था। तो वहाँ पे ना एक देखिएगा, वो बिहार के लोग ही एक पतली किताब निकाले रहते हैं, बिहार की जातियाँ जनजातियाँ। इसका स्पेसिफिक दिल्ली में इसका बुक्स वगैरह मिलना मुश्किल होता है, बिहार की जनजाति पे यहाँ बुक कैसे मिलेगा। तो एक चैप्टर तो, लेकिन कई बार देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता है इस पे, तो कोशिश करिएगा कि अगर विकल्प हो तो यहाँ से क्वेश्चन ही ना लिखना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क लेना ठीक नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कोई बिहार में हो, उस पर एक मैटर आपके पास हो, बिहार की जनजातियाँ जिस पे, जो भागलपुर गोड्डा वोड्डा जो इस एरियाज है ना, उधर के जनजातियों के बारे में सवाल, जैसे मुसहर है, ये सब जो होता है ना, उनके सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा, मतलब पूछता है। या उसके लिए समाज सरकार द्वारा की गई योजनाएं, जैसे कई होते हैं ना कि स्पेसिफिक जातियों के लिए चलाई जाती है, तो उस पे हमारे पास कोई बहुत विकल्प नहीं होता है। हम लोग भी यही कहते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जब पटना जाना तो इस पर कोई ना कोई मैटर तुमको मिल जाएगा। तो मेरे समझ से आपको ये करना है। हाँ हाँ हाँ,
वही हम कह रहे हैं, उसके लिए आपको एक बिहार स्पेसिफिक, जैसे एनबीटी की किताब आती है, आपने देखा होगा नेशनल बुक ट्रस्ट की, हर राज्य की किताब आती है। तो आपको ऐसे भी अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे सीडीपीओ दे रहे हैं या पीसीएस दे रहे हैं, तो आप बिहार के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं। देखो यार, तुम मेरी बात समझो, जैसे गरीबी पे कोई क्वेश्चन आया और आया कि इसको बिहार से, देखो कुछ चीज़ें स्मार्ट वर्क होती हैं। जैसे हम लोग भी एग्जाम देते थे तो हम हर पीसीएस का अलग अलग थोड़ी पढ़ाई करते थे। एक बात बताओ, भारत में महिलाओं की स्थिति और बिहार में महिलाओं की स्थिति में क्या अंतर है? केवल भारत की जगह बिहार 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 लिखते जाना है। भारत में गरीबों की हालत और बिहार में गरीबों की हालत में क्या अंतर है? कास्ट एंड पॉलिटिक्स जो इंडिया में है और बिहार में क्या अंतर, लेकिन केवल बिहार लिख दे रहा तो आप घबरा जाते हैं। कोई अंतर नहीं है ना। उसके लिए मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं अलग से कुछ पढ़ने को भी सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन मुझे पता है आप घबरा जाएंगे, क्योंकि बिहार में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो जो आप सामुदायिक विकास पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, उसका बिहार कॉन्टेक्स्ट में क्या गड़बड़ है कि भाई योजनाएं पहुंच नहीं रही हैं, जो बीच में मीडिएटर से वो खा रहे हैं, भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है, योजनाएं जो केंद्र और राज्य में कोऑर्डिनेशन है उसके वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं पा रहे, वो पूरे भारत में तो वही है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि भारत की हालत बिहार की हालत से और अलग नहीं है, अनलेस केरल से पूछ दे, तो केरल पूछेगा नहीं। जो पूरे नॉर्थ इंडिया की स्थिति है, जैसे चावल वाला हालत है ना, कि जब चावल बॉयल होता है तो ऐसे किया जाता है, पता चल जाता है, तो जो भारत की हालत है उत्तर भारत की, वही बिहार की हालत है, वैसे वर्षा। तो अगर आप भारत की चीज पढ़े हैं तो आप बिहार में लिख लोगे। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? मैं बार बार शुरुआत में कहा कि सब मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। बिहार में अगर दलितों की स्थिति खराब है तो इंडिया में कहाँ हालत अच्छा है? लेकिन अगर बिहार में पूछ दे, बिहार में दलितों की हालत की समीक्षा, आप घबरा जाते हैं, अरे ये तो हम पढ़े नहीं है। और स्मार्ट लड़का समझ जाता है कि जो भारत में हालत है वही है, बस भारत की जगह वो बिहार 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 लिखने लगता है। आर यू गेटिंग माय वर्ड? इतनी सी बात है। बिहार में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। पहले 4 फैक्ट्स लिखने हैं कि सेकंड लार्जेस्ट बीपीएल वहीं रहती है 40%, शायद उड़ीसा 42 है, या इसे शायद 1 है या 2 है बिहार, उड़ीसा या बिहार नंबर 1 2 है। फिर आपको ये पर कैपिटा इनकम लिखना है, पॉपुलेशन और डेंसिटी लिखनी है, लिटरेसी लिखनी है, और माइग्रेशन का डेटा दे देना है। ये हो गया फैक्ट्स फाइल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद अगर इसके कारणों की समीक्षा करें तो बाढ़ है, जनाकीर्णता है, ये जो भूमि है उसका असमान वितरण है। उसमें फैक्ट्स अगर याद है तो लिख दीजिए कि बिहार की जो 2% पॉपुलेशन है उसके पास लगभग 40% ऑफ द लैंड है, तो लैंड है। इसके अलावा जो नक्सलिज्म वगैरह रहा, जो उससे जो डिस्टर्ब हुआ इकोनॉमी, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन नहीं हुआ, वाटर मैनेजमेंट वीक है, तो ये तो लगभग पूरे नॉर्थ है। और उसके बाद दूसरी बात है यार कि बिहार के हो, तुम बिहार के प्रॉब्लम नहीं लिख पा रहे हो, हर चीज जरूरी किताब में पढ़े हो। तुम्हारा गांव भी तो होगा जहां देख रहे हो ना कि गरीब क्यों नहीं, योजनाएं उस तक नहीं पहुंच रही हैं। तो कुछ चीजें स्मार्ट वर्क होती है, हर चीज आप चाहेंगे कि पढ़े हो तो ही लिख पाए, तब तो ऐसा कभी नहीं होगा 10 में से 9 लिख पाओगे, आप 10 के 10 नहीं लिख पाओगे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जहां आपका अपना जो विवेक है उससे हम अप्लाई करते हैं। और ये अगर एकदम नहीं, आप बिल्कुल रट्टू तोते हो, ये रटते हो वही लिख पाते हो, तो तुम प्रशासन के लिए सूट भी नहीं करोगे। तब तो फिर बैंक की एग्जाम दो ना, जहाँ नोट गिनना है, नोट गिन गिन के देना है। प्रशासन का मतलब होता है कई बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। घड़ी नहीं है क्या कहीं पे? हाँ ठीक है ना, 5 मिनट कोई दिक्कत नहीं ना, 5 मिनट्स से ओके ना, ठीक है ना। तो मैं तो एक ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, फिर क्लास का ये लोग शेड्यूल बताएंगे आप लोगों को। तो बेसिक कंसेप्ट मेरा यही है कि मान, मैं बोला ना शुरुआत में, आप थोड़ा लेट आए, कि हैव दैट कॉन्फिडेंस, आई कैन हैंडल। आप छोड़िए, मुझे सोशियोलॉजी छोड़ दीजिए, आप दुनिया का कोई सवाल मुझसे पूछिए, आपको लगता है ना कि ये तो इनको नहीं पता, आप पूछ के देखिए, मैं उसको हैंडल कर लूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो विवेक है, अच्छा ये नहीं इससे रिलेटेड होगा उससे, तो ये करिए, इसका आंसर हो जाएगा। आपके घर में गेस्ट आते हैं, कई बार देखिएगा कि खाना खत्म हो जाता है, गेस्ट आते हैं, लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ मदर। मदर घबराती है 2 मिनट के अंदर। कई बार तो ऐसे माँ आलस करके बेटा रुको ना, और देखते कोई गेस्ट आता है 10 मिनट के अंदर, हाउ दे डू इट, दे आर रेडी फॉर द सरप्राइजेस।
वो प्रिपेयर्ड रहते हैं। और आप लोग के, क्योंकि आप अभी छात्र हो, अगर मान लीजिए गलती से मम्मी कहीं गई हुई है और 2 गेस्ट आए, अब रोने लगिएगा, पहले पापा का नहीं बताया, अब हम कहाँ से करें ये कर, बिकॉज आप सरप्राइज के लिए रेडी नहीं हो। आपने देखा होगा, ऐसा होता होगा, अचानक से पता चला कि अब तो मोबाइल वोबाइल आ गया तो लोग बता के आता है, नहीं तो पहले क्या होता था, तिलकहरू आता था गांव में 10 लेके और ऑड टाइम में आता था, बस पकड़े तो छूट गए, पहले लाइफ वी हैव सीन दैट। अचानक से 10 लोग, भाई वहां से आ रहा है खटिया, वहां से बिछौना, वहां से बेडशीट, उधर से गांव की 2-3 औरतें पीछे से घुसी, कोई भुजिया काट रहा है, कुछ लाइफ, बट दे नेवर यूज्ड टू गेट सरप्राइज। आप लोग सरप्राइज हो जाते हो। तो सरप्राइज एग्जाम में अगर हो गए, आप फंस जाओगे। आप ये माइंड करके जाइए एग्जाम में कि 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो मुझे वहीं एट द स्पॉट हैंडल करना पड़ेगा। ये होगा, चाहे वो जीएस में हो जाए, चाहे एसए में हो जाए, चाहे आपको ऑप्शनल में हो जाए। 99% टाइम में क्या होता है कि ऑप्शनल में प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। जनरली ऑप्शनल में पीसीएस सरप्राइज नहीं कर पाएगा, यूपीएससी करता है। यूपीएससी बिल्कुल कर देगा। एक क्वेश्चन एक ऐसा जरूर रहेगा कि अरे यार ये कहाँ से पूछा है। मेनी टाइम्स इट हैपेंस। एक बार अगर आप सोशियोलॉजी पढ़े होंगे, आप तो नहीं पढ़े हैं, इनको पढ़ा होगा, एक बार आ गया कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स का जो थ्योरी है ना वेबर का, तो उसका क्या उल्टी संभावना है, ये क्वेश्चन था कि भाई वो कहता है कि पूंजी प्रोटेस्टेंट की वजह से पूंजीवाद आया, क्या ये उल्टी संभावना हो सकती है कि पूंजीवाद की वजह से प्रोटेस्टेंटवाद आया? ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। इन जनरल जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो हम इतना नहीं सोचे होते हैं, जब क्वेश्चन आया तो मैंने बताया हाँ यार इसका आंसर ये तो मार्क्सिस्ट थ्योरी है कि भाई पूंजी जब इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, जब पूंजीवाद ही सभी संस्थाओं का निर्धारण करती है, तो पूंजीवाद को भी एक ऐसे तर्क और एक नैतिकता की जरूरत थी जो पूंजीवाद को जस्टिफाई करे, तो उसने प्रोटेस्टेंटवाद को प्रमोट कर दिया। लेकिन एक छात्र के लिए वो सरप्राइजिंग क्वेश्चन था। फिर हमने उसको बुद्धिज्म से जैनिज्म से जोड़ा कि जैनिज्म में ये भी कह सकते हैं ना कि बुद्धिज्म जैनिज्म की वजह से व्यापारी वैश्य कम्युनिटी पैदा हुई, या वैश्य कम्युनिटी जो व्यापारी ऑलरेडी थी उसने बुद्धिज्म जैनिज्म को प्रमोट कर दिया, यही थ्योरी है वो। लेकिन एज ए टीचर हम लोग के लिए आसान है, लेकिन छात्र के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग रहता है। तो वो एक अलग पैरल थ्योरी वो भी है, वो भी थ्योरी बिल्कुल है। मैं तो खुद मानता हूँ कि ये बहुत लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं कि बुद्धिज्म और गांधी ने जितना इस देश को नुकसान किया, गांधी वो टर्म्स में नहीं। आप जितना भी देखे होंगे, अगर आप लोग छात्र हैं, जितने भी देवी देवता का फोटो देखिएगा, चाहे देवी है उसके हाथ में एक तलवार भाला गणासा जरूर, सबके हाथ में शस्त्र था। देखिए गणेश जी जैसा सीधा साधा आदमी के हाथ में भी कुल्हाड़ी है, देखा होगा ना आपने। कोई भी ऐसा देवी देवता का फोटो नहीं देखिएगा जिसमें उसके पास शस्त्र नहीं था। ये हमारी संस्कृति थी। आया बुद्धिज्म, अहिंसा फहिंसा कर दिया और उसके बाद सबका हथियार सरेंडर करवा दिया, फिर वो अंगोल मंगोल चंगोल टंगोल सब मार मार के गया हम लोग को तो बहुत नुकसान किया। ये जो अहिंसा परमो धर्म आया, आप सोचिए अशोक, अशोक कितना मूर्ख आदमी है भाई। कलिंग पहले राजा ऐसे ही लड़ते थे। सोचिए आप आते थे ये मंगोल वगैरह, ये तैमूर लंग और दिल्ली को एकदम काट के चले जाते थे, उसको काहे नहीं गिल्ट फील हुआ? उसको पता ही यही राजधर्म है। पहले इंडस्ट्री थोड़ी थी भाई, पैसा ऐसे ही जुटाते थे, तो काहे नहीं मंगोल को जाके समझाए भाई हृदय परिवर्तन। अशोक को ये समझाना था भाई कि राजा का यही काम है, वो उसका हृदय इधर उधर से आके भड़का भड़कू के उसका हृदय परिवर्तन कर दिया, वहां से सब हिंदुस्तान का ही नाश कर दिया। वो बुद्धिज्म को प्रमोट करने लगा। शस्त्र उठाने की हमारी क्षमता ही खत्म हो गई, हम शास्त्र हो गए। अब आता था मंगोल, हम शास्त्र समझाते थे, 4 थप्पड़ अलग से मारता था एक्स्ट्रा। हम क्रोध में और आप हमको भारी भारी बात बोलेगा तो और मारेगा। उसके बाद गांधी जी ने और उसको टेक ओवर कर लिया। अब गांधी जी की तो जरूरत थी, समझ में आ रहा है कि भाई चलो उसे अंग्रेज से लड़ना उड़ना। उसके बाद बोलते हैं कि भाई अब अंग्रेज गया, वो सब पुराना थ्योरी खत्म, अब लड़ाई बड़ाई टाइट रखना। बताओ मैं अगर रहता गांधी जी के टाइम में, नेहरू के टाइम, तो ये म्यांमार म्यांमार ट्यानमार नेपाल ये सब भारत का पार्ट होता। आपको पता होगा ना कि बर्मा 1935 तक भारत का पार्ट है, और 47 में अलग देश वो रंगबाजी कर रहा हमसे, समझ रहे ना। बांग्लादेश का इसे आधा जगह घेरते घेरते हम अंदर ले लेते। सिलीगुड़ी ये कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये चिकन नेक वाली प्रॉब्लम। सोचिए कि 23-24 किलोमीटर के पैसेज है,
चाइना जिस दिन 23-24 किलोमीटर काट दिया, नॉर्थ ईस्ट गायब हो जाएगा। अब भारत का हालत खराब है। ये कौन सा मैप बनाया भाई, इसे पतला और इसको 50 किलोमीटर चौड़ा करो, नहीं तो हम नहीं देंगे। क्या हुआ, पार्टीशन को देखोगे तो बहुत सारी बातें हैं, हिस्ट्री पे बहस होनी चाहिए। हम क्यों मान लें कि जो भी हमारे पूर्वज ने किया सब सही किया है, हम उस पर बहस क्यों ना करें? बहस तो होनी चाहिए। चिकन ने कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आप सबको पता होगा। ये डोकलाम शोकलाम में क्या उसको, उससे उसको म्यांमार में थोड़ी इंटरेस्ट है, वो बंजर में, उसको तो वो चिकन नेक से, क्योंकि उसको वो पूरा नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, वो कोशिश कर रहा है चिकन नेक के जितने नजदीक से मारक क्षमता बढ़ा रहा है, भारत का हाथ पैर फुला हुआ है। तो ये जो सरप्राइजेस होते हैं ना, ये सब अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे के आपका पसीना छूट रहा है, वही एक क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर कर देगा। तो मेरी समझ से आप थोड़ा सा ठीक है हैंडल कर लेंगे। कई बार आप ट्रेन में जाते हो, आपको सीट नहीं मिलती है, आप मैनेज करते हो ना, ऐसा तो नहीं कि बस ट्रेन के नीचे कट जाते हो। आप लाइफ में भी देखिए, कई बार आपका कुक टिफिन नहीं दे जाता है, कई बार कुक नहीं आता है, डू यू फील सरप्राइज? ओके कोई नहीं, बिस्किट ले लेते हैं यार, तो शाम को कुछ खा लेंगे, कुछ बाहर से ले लेंगे। सिमिलरली इट हैपन्स इन एग्जाम ऑल्सो, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि 1 or 2 आई विल गेट सरप्राइजेस, नो प्रॉब्लम, आई कैन हैंडल। ये अगर आप रखेंगे कूल माइंड से, तो वो उस क्वेश्चन पे जो बाकी के हाथ पैर फूल रहे हैं, आप उसको कूल होकर हैंडल करेंगे, आप कुछ फैक्ट्स फिगर्स ढंग के लिख पाएंगे, एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स आउट ऑफ दैट। ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ द सिलेबस। क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आएंगे, जो जैसे लिखा रहेगा वैसे ही जाके बोमेट करना है। मैं तो सरप्राइज रह गया क्वेश्चन देखे ही। तो ग्रेजुएशन में ऐसे क्वेश्चन आते थे, नहीं आता था, मार्क्स से ये सिद्धांत लिखो, ये क्वेश्चन है। अस्तरीकरण का मार्क्सवादी सिद्धांत स्पष्ट करें, ये कौन क्वेश्चन पूछता है? यूपीएससी तो इसका यू भी नहीं पूछता। यूपीएससी तो जो क्वेश्चन पूछता है उसके आधार पे तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें तो सीधे थ्योरी लिखनी है डायरेक्ट, केवल राइटिंग सुंदर सुंदर होनी चाहिए, ज़्यादा काट कूट मत करना, और सीधे ये लो ये लो ये लो खत्म करना है। ठीक है ना? तो हैव द कॉन्फिडेंस। बाकी तो हम लोग हैं, जो पढ़ाए हैं वही आना है, आपको उसी को 4-5 रोज पढ़ के चले जाना है। ठीक है? एक किताब खरीद लीजिएगा, पेपर 2 के लिए एक किताब खरीद लीजिए। और प्लीज़ जब मैं एक किताब बोलता हूँ ना, तो मेरे पास फिर मैसेज आता है, सर ये किताब नहीं मिल रहा है। तो अब भोजपुरी में कहते हैं कि हर द हरवाह द घर पहुंचा द। मतलब अगर आप किसी को खेती का आइडिया दोगे ना कि खेती करो बड़ा, बोल तो फिर बोलेगा अच्छा तो ठीक है, अब आइडिया दिए तो हल भी दो, हल चलाने वाला भी दो, और जब फसल उसल कट जाएगा तो घर पहुंचा भी देना। मतलब आइडिया दिए हो। एक दिन हमने अपने भाई से कहा कि यार क्यों ये खेती करते हो इस चीज़ की, ये गेहूं चावल की, इसमें क्या रखा है, कुछ कैश क्रॉप करो। तो जोश में आके उसने 3 बीघा मिर्च की खेती की। तो शुरुआत में मुझे फ़ोन किया, यार तुमने बड़ा सही आइडिया दिया, 1600 रुपये क्विंटल बिका है मिर्च, 16 रुपये किलो, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि इनिशियल फसल महंगे बिकते हैं। फिर धीरे धीरे मिर्च का दाम हो गया 3 रुपये किलो, 300 रुपये क्विंटल। तो कह रहा है सुनो, जो तुम दिल्ली में कर रहे हो वही करो, हम लोग को ज़्यादा आइडिया देने की जरूरत नहीं है, घाटा हो गया। तो हमने कहा कि अरे तुम्हें ये करना चाहिए कि अब वो मिर्च के फसल पे रिसर्च करो जो अर्ली ही ज़्यादा क्रॉप दे कर। अब तो उसकी भाषा में वो अपन फिलॉसफी हो ये रखा, ज्ञान मत दो। ठीक है ना? तो आप ज्ञान नहीं दे, तो एक जरूर किताब सेकंड पेपर का खरीद लीजिए, बहुत यूजफुल है। और जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं स्पेशली, उनको 2 किताब एडवाइस करूंगा बीपीएससी के हिसाब से। एक तो आप खरीदेगा भारत में समाज, नहीं फिर यही तो कंफ्यूज है कर रहे हैं, राम आहूजा वाला तो सबके पास है, आपको खरीदनी है मोतीलाल गुप्ता। ये जो भारतीय समाज है ना, जो राम आहूजा की, वो सबके पास होती है, सब वही, आप ये खरीदिए मोतीलाल गुप्ता की। शायद नहीं है, शायद नहीं, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से किताब आती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी इसकी किताब आती है। इंग्लिश में तो आपको इंडियन सोसाइटी राम आहूजा ही पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। ठीक है? और इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक और किताब खरीद लें, उसका नाम अभिजीत कुंडू, ये फर्स्ट पेपर की किताब है।
अभिजीत कुंडू, सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन या सोशोलॉजिकल थॉट्स करके किताब है। अभिजीत कुंडू की एक बहुत ही पतली किताब है, बेहद पतली सी किताब है, 100-150 पेज की, अभिजीत कुंडू की। ये ज़रूर खरीद लीजिए जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। हिंदी मीडियम के छात्र भारत में समाज खरीद लें, और जो इंग्लिश मीडियम है वो इंडियन सोसाइटी रामानुजा खरीद लें, क्योंकि ये है नहीं। इससे थोड़ा आपको एडवांटेज मिलेगा कि जो रामानुजा सब पढ़ रहे हैं, इससे थोड़ा डिफरेंट है। बड़ी अच्छी किताब है, मैं भी इसको वो नहीं 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 नहीं, वो नहीं, बस सोसाइटी इन इंडिया जो करके इनके, ये इंडियन सोसाइटी जो किताब है ना वो है। तो इतना काफ़ी, किताबों तो आपकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है ना। किताबों का एंड नहीं है ना, बोलिए तो मैं 50 किताबें बता दूं, बट जो सिलेबस है, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में ऐसा जिससे कि आपको कोई भारी बात बता सके। ठीक है, तो मैं मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेता हूँ क्लास की टाइमिंग वगैरह कैसे रहेगी, क्योंकि मुझे भी अपने, मेरे ऑलरेडी 2-2, 3-3 क्लास रहते हैं, तो हम इसको, इसका एग्ज़ाम कब है? जून में प्रीलिम्स है, बीपीएससी वाली जून में है, और इसका सीडीपीओ का जून, जून टेंटेटिव है। इसका मेंस प्रीलिम्स हो गया, रिजल्ट आ गया, अच्छा जून में है। यार तो ये मार्च, हम जून में ख़त्म कैसे करेंगे? जून तक कैसे ख़त्म करोगे? मार्च चल रहा है ना ये, आज क्या तारीख है? 11 जून में है या टेंटेटिव है? टेंटेटिव है। मैं, देखिए मैं सर से बात करता हूँ कि मैं, मान लीजिए देखिए आप लोग का भी करियर है, और मेरे लिए ये बिहार का पैसा कमाना बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, सर जानते हैं कि मतलब क्या है कि अगर जून में मान के करूँगा ना तो मैं सारे चैप्टर नहीं पढ़ा पाऊँगा, फिर आपको, फिर जो मैं सेगमेंट्स बोला हूँ, मैं भी आर कुमार सर से बात करूँगा कि फिर वो मैं 6 सेगमेंट आपको फर्स्ट पेपर का पढ़ाऊँगा और 6 सेगमेंट सेकंड पेपर का पढ़ाऊँगा, तब तो मैं जून तक ख़त्म कर दूँगा। क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर मैं मार्च से शुरू करूँ, इनकेस मैं कल परसों से भी शुरू करता हूँ, तो ये मार्च है ना, मार्च तो पूरा मुझे थिंकर्स पढ़ाने में चला जाएगा। मार्च क्या, उससे थोड़ा आगे ही चला जाएगा। फिर स्तरीकरण पढ़ाने में कम से कम, मान लीजिए कि मैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का स्तरीकरण एक साथ पढ़ाऊँ, तो भी कम से कम 10 दिन स्तरीकरण पढ़ाने में लग जाएगा। क्योंकि कास्ट सिस्टम देख रहे हैं कितना बड़ा सिलेबस है। देन फैमिली मैरिज किनशिप, इनकेस दोनों तरफ 5-7 दिन उसमें लग जाएगा। तो ओवरऑल कितना भी करूँगा मैं, अगर 6-6 12 चैप्टर भी पढ़ाना पड़े, तो 12 चैप्टर के अंदर थिंकर में तो 1 महीना तो पहले वहाँ माइनस करिए, उसके बाद आगे आता है ना, क्योंकि इसमें 2 थिंकर ज़्यादा भी है ना, डैरेनडॉर्फ, कोजर वगैरह भी हैं, जो यूपीएससी में नहीं, स्पेंसर भी है। मुझे एक बार सर से बात कर लें दीजिए, तो जो भी है आप लोग शायद ऐप पे हैं ना, तो आप लोग को बैच और क्या शेड्यूल है वो टाइम आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। मुझे थोड़ा सर से डिस्कस कर लेने दीजिए, क्योंकि अगर जून में है तो पूरा ये जो लाइन बाय लाइन सिलेबस है, और तब जबकि उसमें सीडीपीओ भी पढ़ाना है, तो ये मान के चलिए कि बुरी से बुरी हालत में तो अगर थोड़ा सा ढंग से पढ़ाया जाए तो 25-30 दिन तो इसमें भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं ठहरो सर से बात करता हूँ, थोड़ा सा मुझे आप लोग टाइम दीजिए। मीनवाइल आप इसको फॉलो करिए, मैं सर से डिस्कस करता हूँ, सो मैनेजमेंट विल लेट यू नो। ये ठीक रहेगा? हाँ, देखो मैं फिर कर रहा हूँ, हाँ, ये क्वेश्चन इनका है कि करंट से कैसे लिंक करना है। इसके लिए कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती। स्मार्ट वर्क क्या होता है, देखिए स्मार्ट वर्क क्या होता है, आप ऑलरेडी जीएस पढ़ रहे हो, आप जीएस पढ़ रहे हो, जीएस में आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, और इधर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो। देखो नॉलेज बेस्ट वो होता है ना जो इधर का इधर ट्रांसफर कर दे और इधर का इधर ट्रांसफर कर दे। और ये नहीं आता है तो फिर काहे की तैयारी कर रहे हैं? हम तो जब बच्चे यूपीएससी देते हैं, मैं ही कहता हूँ कि पहले जीएस का पेपर होता है, फिर उसका सोशियोलॉजी का पेपर होता है। मैंने कहा जहां मौका मिले इसमें इसको चिपकाना है तुम्हें, जहां मौका मिल जाए। और ये योग्यता, इसके लिए कोई तपस्या नहीं करेंगे, ये बेसिक कॉमन सेंस है कि तुमको करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़ रहे हो ना यार, पढ़ रहे हो कि नहीं। अब एक छोटी सी घटना घटी है, आपने देखा होगा कि एक लड़की जिसका नाम है आयशा, जो कि वो गुजरात में सुसाइड कर ली है वीडियो बना के, सब आपने पढ़ लिया। अब ये
आप में योग्यता हो सकती है, आप में नहीं हो सकती, आप में हो सकती है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे क्वेश्चन आए और ये आयशा वाला केस मेंशन करेगी, आप नहीं करोगे। आप निर्भया में ही आज तक अटके हुए 2012-13 का। अब ये आयशा को मेंशन कर पाई, आप नहीं कर पाए। ये हाथरस मेंशन कर पाए, आप नहीं कर पाए। ये बालिका शिशु गृह मुजफ्फरपुर मेंशन कर पाए, आप नहीं कर पाए। अब ये बताओ दुनिया का कौन टीचर पढ़ाएगा कि भाई ये वाला घुसा देना। ये कॉमन सेंस है ना। और कॉमन सेंस है या नहीं है ये दुकान पे नहीं मिलता। कोई बड़ा आदमी आया घर पे, आपने पैर छुआ कि नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। एक बार मेरे पिताजी ने मुझे 2 चांटे मारे। हुआ क्या कि एक आदमी आया घर पे, हमारे पिताजी ने पैर छुआ, हम नहीं छुए। तो जब वो चले गए तो बोले इधर पैर क्या नहीं छुआ। तो बोले हम बोले कि हम नहीं पहचानते थे। उन्होंने पटाख, चलो जब हम पैर छू रहे हैं तो इसमें तो पहचानने की जरूरत थी। वॉज इट नॉट अ कॉमन सेंस। फिर मैं बड़ा हुआ, मैंने कहा यार बड़ा सही बात क्या है कि जब पिताजी ही पैर छू रहे हैं तो आगे ये सवाल कि हम नहीं पहचानते थे, कहाँ है। इसका मतलब कि मेरे में कॉमन सेंस नहीं था। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें लोग अजीब अजीब सा सवाल करते हैं कि अच्छा करंट अफेयर से कैसे, अरे भाई इसको कौन सा पढ़ने की चीज है। अभी सेकुलराइजेशन पे क्वेश्चन आ जाए, अभी मोदी जी ने राम मंदिर का किया है, उधर पार्लियामेंट पे पूजा पाठ करवाया है। केवल मेंशन करना है कि भारतीय सेकुलरिज्म इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजन है हमारा। और इसका अभी है 2020 में राम मंदिर और संसद भवन का शिलान्यास में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उसका शिलान्यास हुआ। हमारा जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से डिफरेंट। अब ये जो 2 मेंशन कर दिए तो आपका 2 नंबर अलग, इसका 2 नंबर कम हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की चीजें होती हैं। करंट अफेयर्स अलग से सोशियोलॉजी के लिए नहीं पढ़ा जाता। आप ऑलरेडी जीएस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, केवल आप में कॉमन सेंस में जहां जहां मौका मिले चिपकाना है। सिमिलरली इधर की थ्योरी इधर, तो ये जब आप इधर से क्वालिटी एडिशन एक दूसरे की तरफ करोगे ना, तभी तो यार एसडीओ और डीएसपी बनोगे, नहीं तो वही बनोगे क्या पता क्या क्या पद होता है, पता ही नहीं चलता। ऊपर का 3-4 पद छोड़ दो तो बाकी तो सब रोजगार है। बाकी तो नौकरी है ना भाई, चलो तो वो पता ही नहीं चलेगा क्या नौकरी है। हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, उसका बीपीएससी सिलेक्शन हुआ, उसका ऐसा पद था कि पता नहीं है, उसमें पैसा कमाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। तो कहता था कि देखना हम ईमानदारी के पक्ष में ना आंदोलन चलाएंगे, जब पैसा कमा नहीं पा रहे हैं तो वही इनमें नाम कमाएंगे, तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे बिहार में, क्योंकि अब कमाने का चांस ही नहीं है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज के लिए कुछ अलग मत पढ़िए आप। केवल आप जीएस पढ़ रहे हैं, जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको लगता है अरे, अब यही जो मैंने आयशा वाली बात बोल रहा हूँ, ये अभी कोई सोशियोलॉजी किताब में नहीं होता। मुझे याद है जब मैं यूपीएससी मेंस दे रहा था, तो अब आप लोग को याद नहीं होगा, रूस ने एक उस समय जो इनके युद्धपोत नहीं होते हैं, एडमिरल गार्शकोव नाम था उसका, है सुना है। तो एडमिरल गार्शकोव उस समय भारत को उसने, अरे उसका जहाज सड़ सुड़ गया तो दे दिया, लो ऐश करो, भारत को भी अपना हवा पानी चाहिए था। तो उस समय क्या हुआ, वो विक्रमादित्य नाम उसको ही किया। तो फिर उसका पूजा पाठ हुआ इंडियन नेवी में, और 2-3 दिन बाद मेंस आया, हमने पूरा मेंशन किया इंडियन सेक्युलरिज्म। 2-3 दिन पहले जो भी डेट था, एडमिरल गार्शकोव ब्रैकेट में विक्रमादित्य हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवल एमिड वैदिक मंत्रास एंड ऑल, बिकॉज इंडियन सेक्युलरिज्म इज द एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजन। अब मुझे इस बात का पता था कि इस पे मुझे ज्यादा नंबर मिला होगा, क्योंकि 2 ही दिन पहले वो घटना घटी थी, राफेल पे हुआ। तो इस करंट के लिए बहुत लोगों को लगता है ना कि सोशियोलॉजी का करंट का कुछ होता होगा, कुछ नहीं होता। अब रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रोज टीवी देखते हो, रोज सुनते हो, जहां मौका मिले लगता है कि हाँ ये डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, और इसको कहीं लिखा नहीं जाता। हमारे कुछ कोई लिख रहे हैं क्या, सोशियोलॉजी मेंस की कोर्स की फीस कितनी है पढ़ने के लिए, बीपीएससी भी पढ़ानी है, मैं भी मेंस भी है बीपी से, तो मुझे क्या करना है। ये बताएंगे आपको, ठीक है ना। मुझे सिर्फ पढ़ाना है, ये लोग पैसे तो देंगे नहीं हमें, कहते ना बिहार के लोगों को पैसा नहीं देते ये, ठीक है ना। सो मैं केवल आपको शास्त्र का ज्ञान दूंगा, समाज के शास्त्र का, ठीक है ना। तो ये बेसिकली करंट के लिए स्पेशली कुछ तैयार नहीं करना है आपने। यू गॉट इट, ठीक है। हाँ जो सवाल है पूछिए। हाँ तो
पढ़ाएंगे ना। कास्ट सिस्टम कमजोर हुआ है, कास्टिज्म थोड़ी कमजोर हुआ है। जब इलेक्शन आएगा तो कास्ट आ जाएगा, जब आप कास्ट एसोसिएशन बनाएंगे तो आपका कास्ट आ जाएगा, जब शादी करने जा रहे हैं तो आपका कास्ट आ जा रहा है। अब व्यवसाय में, शिक्षा में, इंटरपर्सनल रिलेशन में नहीं बदल रहा है, लेकिन जहां से आप कम्युनिटी पावर ड्राइव करना चाहते हैं वहां तो कास्ट को ही यूज करते हैं ना आप। जो जितना बड़ा बड़ा लीडर है वो किस चीज का लीडर है? कास्ट का ही तो लीडर है भाई। लालू यादव का लड़का किस बात का बड़ा लीडर है? नीतीश कुमार किस बात के बड़े लीडर हैं? क्योंकि वो एक कास्ट के बड़े लीडर हैं। तो कास्ट पॉलिटिक्स से क्या होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज होता है ना। कास्ट कमजोर हुआ है, कास्टिज्म थोड़ी कमजोर हुआ है। जाति प्रमाण पत्र आरक्षण के लिए सब गोलियां चला रहा है, किस बात के लिए चला रहा है? कास्ट बेस्ड ही आरक्षण है ना। तो वो आएगा, जब जैसे जैसे टॉपिक आएगा पढ़ाएंगे। और कोई सवाल? जिस मीडियम में, अब हम तुम्हारे जैसे आदमी किस मीडियम से पढ़ेंगे? जब बाबूजी हमको अंग्रेजी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो हिंदी पढ़ेंगे ना। नॉलेज की क्लैरिटी का गेम है। गेम इस बात का नहीं कि आप किस भाषा में एग्जाम दिए, आपकी अपनी नॉलेज की क्लैरिटी कितनी अच्छी है। अब तुम कुछ भी सोशियोलॉजी का पूछ के देखो ना, एक तुम्हारे दिमाग में तो आना चाहिए, अच्छा चलो ये पूछ के देखता हूँ, पूछो मुझसे, पूछ के देखो, ट्राई मारो। ये नहीं कि सिलेबस से पूछो। पहले लोग होता था ना, गुरु ना अपने शिष्य का परीक्षा लेता था गुरुकुल में शामिल करने के लिए। उल्टा है, गुरु पागल था वो। शिष्य को पहले परीक्षा लेना चाहिए कि गुरु बनने लायक है कि नहीं। पहले तुम लोग कुछ सवाल पूछो, लगे कि ऐसा बता पाएगा कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि सबसे पहले क्लैरिटी का गेम है, डाउटलेस माइंड। अच्छा ये है, ये है, ठीक है ना। तो वो सब, तब इतना सिलेबस लेके कहाँ हैं बैठे हैं? देखो इसी में पूरी दुनिया है, ये संसार, एक टैब है मेरे पास, जितनी सोशोलॉजी इसी में है, समझे। ये चोरी हो गया, हम गायब, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो शुभकामनाएं आप लोग को बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। और धुन के एकदम, कहते हैं ना, जहां जिस जिले में हम जाएं, जिस प्रखंड में जाएं, आप ही लोग दिखाई दें, ठीक है ना। ऐसी आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन डाउटलेस माइंड जिस दिन आपके दिमाग में आ गया ना, सहरसा के बहुत लोग होंगे, सहरसा का एसपी है, एसएसपी है राकेश कुमार, वो मेरा स्टूडेंट है। तो उसने एक दिन कहा था, जब वो तैयारी कर रहा था, तो बोले और क्या लग रहा है? बोला सर हो जाएगा इस बार। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। तो बोले कैसे? तो उसने एक लाइन बोला था उस सारे छात्रों के लिए। उसने कहा सर अब ऐसा लगता है ना, इतना पढ़ गए कि अब ऐसा क्या पूछेगा जो हम नहीं बता पाएंगे। ये जिस दिन आप में हो जाएगा, तो यूपीएससी की, आप तो बीपीएससी कर रहे हैं, तो जिस दिन आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा बीपीएससी क्या पूछेगा जो हम नहीं बता पाएंगे, तो आप फिर उसके नीचे डीएसपी बनने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए, शुभकामनाएं। बाकी जो आगे की सूचनाएं हैं आपको प्रबंधन से मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाय, गुड डे।